गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे अपना पहला चैप्टर जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि व्यापार, उसकी प्रकृति एवं उसका महत्व क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे। इस चैप्टर के बारे में अपन पहले भी वीडियो में जान चुके हैं, बट आज से अपनी रिवीजन क्लास चालू होगी। अपन जानेंगे इसका ब्रीफली, अपन रीड करेंगे इस लेसन को और अपन पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है कि प्रबंध की विशेषताओं को समझाइए। सबसे पहले अपन को जानना चाहिए कि प्रबंध होता क्या है। प्रबंध का सीधा सा मतलब क्या होता है कि हम व्यक्तियों से कैसे कार्य करा सकते हैं, यानी कि व्यक्तियों का निर्देशन करना, उनका नियंत्रण करना, वो सारी चीज़ें हमारी काय के अंतर्गत आती हैं, प्रबंध के अंतर्गत आती हैं। अब जो प्रबंध होता है वह एक मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट करने वाला होता है, उसको कोई भी काम संचालित करना होता है तो उसको अपनी मानसिक रूप से कार्य करना होता है, तभी जाके वो सक्सेस होता है और तभी जाके वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकता है। प्रबंध का सीधा सा मतलब कहें कि व्यक्तियों से कार्य कराने की जो कला होती है वह प्रबंध कहलाती है। यानी कि किसी भी व्यापार का, किसी भी संस्था का अगर मैनेजर अच्छा है तो अपन कहेंगे कि भाई संस्था भी उतनी ही अच्छी प्रोग्रेस कर सकती है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की शक्ति, व्यक्तियों से उसे किस प्रकार से कार्य कराना है, किस व्यक्तियों को क्या कार्य सौंपना है, वो सारी चीज़ें उसका प्रबंधक जो है वही डिसाइड करता है। प्रबंध का मतलब अपन कहेंगे व्यक्तियों से सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कराने की जो कला होती है वह प्रबंध कहलाती है। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं प्रबंध, और जो इस व्यक्तियों से जो कार्य कराता है उसको अपन कहते हैं प्रबंधक। अपन देखते हैं आपकी प्रबंध की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला होता है कि प्रबंध क्या है, एक व्यवहार है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता जा रहा है और करता कुछ नहीं है, तो कहने और करने में बहुत अंतर होता है। वैसे ही क्या होता है, प्रबंध एक व्यवहार है, यानी कि सब कुछ डिसाइड होने के बाद, प्लानिंग करने के बाद, व्यक्तियों में कार्य सौंपने के बाद में अपन को क्या करना पड़ता है, उन सभी चीज़ों को कराना भी होता है। इसीलिए अपन क्या कहेंगे कि प्रबंध एक व्यवहार है, अर्थात सब काम डिसाइड करने के बाद व्यक्तियों से कार्य कराना ही प्रबंध कहलाता है, इसीलिए उसको एक व्यवहार कहा गया है। दूसरी चीज़ होती है प्रबंध मानवीय संगठनों से संबंधित होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रबंध के अंतर्गत मोस्टली अपन किन चीज़ों को शामिल करते हैं कि किसी भी संस्था का जो प्रबंधक है अर्थात मैनेजर है वो शामिल किया जाएगा। जितने भी हमारे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो सारी चीज़ें इनमें सम्मिलित की जाएंगी। अर्थात प्रबंध जो होता है वह मानवीय संगठनों से संबंधित होता है। इसमें अपन चाहें कि टेबल, कुर्सी, फर्नीचर, मशीनरी, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करें तो प्रबंध में वो सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रबंध का सीधा सा मतलब होता है हमारे मानवीय संगठन अर्थात मनुष्य जो होते हैं, प्रबंधक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनसे यह संबंध रखता है। तीसरी चीज़ होती है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाते हैं वो एक निर्धारित प्रोसेस में किए जाते हैं। जैसे कि आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रबंध के जो कार्य होते हैं, जैसे कि नियोजन हुआ, संगठन हुआ, नियुक्तिकरण, अभिप्रेरण, तो सारी चीज़ें क्या होती है, क्रमानुसार होती हैं। वैसे ही प्रबंध भी एक प्रोसेस है जो कि निरंतर व्यवसाय में चलती रहती है, क्योंकि किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत अपन ने मान लीजिए एक मैनेजर अपॉइंट करके रखा है, तो आज आपने मैनेजर को रख लिया, कल उसको हटा दिया, फिर परसों उसको रख दिया, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपको किसी भी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना है तो उसका प्रबंध है, उसका जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस के तहत और निरंतर चलता रहेगा। प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है। चौथा होता है प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है, अर्थात जो प्रबंध होता है वह सीधा से सीधा मनुष्यों से संबंध रखता है। आपके मजदूर व्यवसाय में आएंगे, कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, क्या काम करेंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारे मनुष्यों पर डिपेंड करती हैं, यानी कि यह एक मानवीय प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ कौन कितना काम कर रहा है, कितनी क्वालिटी का काम कर रहा है, उनको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, तो ये सारे हित भी देखना प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। अपन कहें कि प्रबंध जो होता है वो सीधा मनुष्यों से संबंध रखता है, इसीलिए जो प्रबंध होता है वह क्या है, एक मानवीय प्रक्रिया है। पांचवा होता है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं, तो ये अपन अभी और डिटेल में जानेंगे। कला का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित रूप से करने की जो प्रोसेस होती है वह हमारी कला कहलाती है। प्रबंध के अंतर्गत भी प्रत्येक कार्य जो होते हैं वह क्रम के अनुसार होते हैं, सभी काम प्री डिसाइडेड रहते हैं, तो अपन कहेंगे कि वह कला है। और दूसरी चीज़ होती है विज्ञान, यानी कि जिसके अंतर्गत सारे काम जो होते हैं वह क्रम के अनुसार होते हैं, निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर जिसमें कार्य किया जाता है वह हमारा विज्ञान कहलाता है। प्रबंध जो होता है वह कला एवं विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण होता है। इस प्रकार ये हुई हमारी प्रबंध की विशेषताएं।
अब अपन देखते हैं कि प्रबंध के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, अर्थात प्रबंध किन किन उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है। सबसे पहला होता है संसाधनों का सही उपयोग, यानी कि एक व्यवसाय के अंतर्गत, एक मैनेजमेंट के अंतर्गत दो प्रकार के संसाधन होते हैं। एक हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं और दूसरे हमारे मानवीय संसाधन, और इसमें भौतिक संसाधनों को अभी ले सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को साइड में रखते हैं, क्योंकि व्यवसाय में भौतिक और मानवीय दो संसाधन ही प्रमुख माने जाते हैं। तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, हमारे जो मजदूर हैं और वर्कर्स भी जितने काम करने वाले समूह हैं वो आते हैं। और भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं हमारी ये मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब मान लीजिए मशीनरी का उपयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और हम अपने कर्मचारियों को सही तरीके से कार्य प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं या वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी उनको सैलरी देना वेस्ट हो जाता है और हमारा पैसा भी उसमें इन्वेस्ट किया हुआ बेकार हो जाता है। अर्थात संसाधनों का सही उपयोग कराना और कैसे कराना है वो एक सही मैनेजमेंट के अंतर्गत ही हो सकता है। अर्थात प्रबंध के द्वारा ही हम भौतिक और मानवीय संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करा सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है न्यूनतम प्रयास पर अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। तो ये तो किसी भी प्रकार का कोई भी अपन व्यवसाय ले लेते हैं। अब आप पढ़ाई ही करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि हम सीरीज में से थोड़ा कम कम पढ़ लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। वैसे ही व्यवसाय में भी क्या सोचा जाता है कि हम कम से कम प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें परिणाम प्राप्त हो, यानी कि हमारी लागत भी कम हो, कर्मचारियों से भी हमें कम कार्य कराना पड़े, तो उसके कारण क्या हो, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, सेलिंग भी ज़्यादा हो, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। तो वो एक क्या कर सकता है, एक जो अच्छा मैनेजर होगा और आपका अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो तभी आप कर सकते हैं कि आप कम से कम लागत पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त, यानी कि उत्पादकता प्राप्त कर सकें। तो दूसरा हमारा हुआ न्यूनतम प्रयास पर अधिकतम प्रयास करना। तीसरा होता है जीवित रहना। अब जीवित रहने का मतलब होता है कि व्यवसाय में बने रहना। अब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यवसाय जीवित कब तक बना रह सकता है, जब तक उसको लाभ प्राप्त होगा। जहाँ पर आपके व्यवसाय में लाभ प्राप्त होना कम हुआ, यानी कि आपकी सेलिंग रुक गई या आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वहीं के वहीं आपका व्यवसाय क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अभी बंद नहीं हुआ तो कुछ महीनों में, कुछ सालों में बंद ही हो जाएगा जब प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका प्रबंध अच्छा है, और प्रबंध का उद्देश्य भी यही माना जाता है कि हमें अपने प्रोडक्शन को बहुत बेहतर क्वालिटी का रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन को सेलिंग करनी है, सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी और सही प्राइस पर होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे और हम व्यवसाय में बने रहेंगे, अर्थात उसका ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, यानी कि जीवित बने रहना। चौथा होता है कर्मचारियों का विकास करना। अब कोई भी व्यवसाय संचालित करते हैं, नए नए कर्मचारी व्यवसाय में आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कर्मचारियों को प्रत्येक कार्य करना आता हो। अब कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और उनका विकास करना भी प्रबंध के अंतर्गत आता है। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि जिस कर्मचारी को जो कार्य सौंपा गया है उसको वो कार्य करना सिखाना। आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कार्य करने के संबंध में। तो कर्मचारियों का विकास करना भी प्रबंध का उद्देश्य माना जाता है। लास्ट होता है हमारा ग्राहकों की संतुष्टि। तो मान लीजिए अगर कोई भी ग्राहक हमारा संतुष्ट होता है तो उससे का फायदा क्या हो जाता है कि हमारा व्यापार भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि मान लीजिए आप ग्राहकों को सही वस्तुएं नहीं दे रहे हैं तो आगे जाकर वो आपके व्यापार की बुराई दो चार जन से तो कर ही सकता है और आपके व्यापार को लॉस भी हो सकता है। अर्थात ग्राहकों की अपन को संतुष्टि करनी है, यानी कि उनको सही गुणवत्ता की सही किस्म का माल उनको बेचना है, ताकि ग्राहकों की संतुष्टि हो, यानी कि वो सेटिस्फाई हो कि हम जिस दुकान से माल खरीद रहे हैं वह सही है और सही क्वालिटी का है, ताकि वह आगे जाकर भी आपके व्यापार का क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हुई हमारी प्रबंध की विशेषताएं और प्रबंध के उद्देश्य। अब अपन देखते हैं कि प्रबंध का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहला होता है उत्पादन के साधनों का या संसाधनों का श्रेष्ठतम तरीके से उपयोग करना। तो अभी इसके पहले ही अपन ने जाना था कि उत्पादन के जो संसाधन होते हैं या साधन होते हैं, जैसे कि भूमि हुआ, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये होते हैं हमारे उत्पादन के 5 साधन होते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, पूंजी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जो उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, वो सभी क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए अगर इनका सही तरीके से उपयोग करना है तो अपने पास प्रबंध का होना, अर्थात मैनेजमेंट और मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वह उत्पादन के साधनों का भी श्रेष्ठ तरीके से उपयोग करा सके और जो हमारे भौतिक और मानवीय संसाधन होते हैं उनका भी सही तरीके से उपयोग करा सके।
अर्थात यानी कि अपने पास मान लीजिए आपके पास पैसा है, भूमि है, मजदूर भी हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय संचालित कर सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस व्यक्ति को क्या कार्य सौंपना है वो भी आसानी से करा सकते हैं। तो उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग प्रबंध के द्वारा हो सकता है। दूसरी चीज होती है उत्पादन की जटिलताओं का समाधान करना, यानी कि उत्पादन के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो समस्याएं तो कोई भी आ सकती हैं, अब वो मानव जनित हो सकती हैं, सरकार के द्वारा हो सकती हैं, प्राकृतिक रूप से हो सकती हैं, या फिर कोई टेक्निक जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, यानी कि नई नई मशीनरी जो होती हैं वह व्यवसाय में आती जाती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, पुरानी मशीनरियों का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। नई नई मशीनरियों को कैसे संचालित करना है वो सारी चीज़ें भी एक कुशल प्रबंधक के द्वारा ही हो सकती हैं। तो उत्पादन में आने वाली जटिलताओं का समाधान भी प्रबंध के द्वारा ही हो सकता है। तीसरी चीज होती है वैज्ञानिक एवं तकनीकी समस्याओं का समाधान करना, यानी कि क्या होता है, जो व्यवसाय में होने वाली तकनीक होती है वह निरंतर क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। ग्राहक किस प्रकार की वस्तु की मांग करते हैं, उनको कौन कौन सी फैशन, रुचि आदि क्या हो जाती हैं, समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। अब इन परिवर्तित मांग में, फैशन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उनको कैसे समाधान करना है, वो सारी चीज़ें भी प्रबंध के द्वारा ही होती हैं। चौथा होता है तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना। अब आज का जो ज़माना होता है वो क्या होता है, कंपटीशन का ज़माना है। निरंतर क्या होता है, कंपटीशन हमारे पास बढ़ता ही जा रहा है, और अपने कॉम्पिटिटर को हम कैसे हरा सकते हैं वो सारी चीज़ें एक कुशल प्रबंध और प्रबंधक के द्वारा ही होती जाती हैं। आपका कॉम्पिटिटर किस प्रकार का प्रोडक्ट बेच रहा है, अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी बाय वन गेट वन ऑफर भी कर सकते हैं, ग्राहकों को सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं, घर पर माल बेचने का कैसे मशीनरी संचालित करना है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को हरा सकते हैं। अर्थात तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना भी प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। पांचवी चीज होती है उद्देश्यों का निर्धारण करना व उन्हें प्राप्त करना। कोई भी व्यापार संचालित किया जाता है तो किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। कोई भी व्यवसाय होगा, किसी का उद्देश्य होगा कि मुझे लाभ प्राप्त करना है, किसी का उद्देश्य रहता है कि मुझे समाज की सेवा करना है। तो सबसे पहले प्रबंध के द्वारा क्या हो जाता है, हमारे जो व्यवसाय का उद्देश्य है कि हमें मान लीजिए इस साल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो अर्न करना ही करना है, तो सबसे पहले आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे, और वो जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो आप कैसे गेन कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार की वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे, कैसे उसकी सेलिंग करेंगे, कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड रहती हैं। तो उद्देश्यों का निर्धारण, उनको कैसे प्राप्त करना है वो प्रबंध के द्वारा ही हो सकता है। अब अपन देखते हैं कि प्रबंध की प्रकृति को समझाइए। अब अगर ये क्वेश्चन आता है प्रबंध की प्रकृति को समझाइए, तो आप इसमें इसकी विशेषताएं नहीं लिखेंगे, आपको इसमें लिखना है कि प्रबंध की प्रकृति होती है कला और विज्ञान से। प्रकृति में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी क्या लिखाते हैं, विशेषताएं लिखाते हैं, बट प्रकृति में आती है कि प्रबंध एक कला है और प्रबंध क्या है, एक विज्ञान भी है। या यूँ कह सकते हैं कि प्रबंध जो होता है वह कला और विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण होता है, अर्थात उसको कला और विज्ञान दोनों ही कह सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्रबंध एक कला है। कला का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को सुव्यवस्थित तरीके से और सुनियोजित तरीके से करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं कि वह कला के रूप में आती है। जैसे कोई मान लीजिए आर्ट करता है, कोई डांसर है, कोई पेंटर है, बहुत सी चीज़ें रहती हैं, वह सबकी अपनी अपनी आर्ट होती है। तो जो पेंटर होता है वह भी पेंटिंग क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है। कोई डांसर है, मतलब सबकी अपनी अपनी क्या होती है, एक आर्ट होती है। वैसे ही व्यवसाय को कला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि व्यवसाय के अंतर्गत जितने भी कार्य संचालित किए जाते हैं वह सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से ही किए जाते हैं। इसीलिए अपन कहेंगे कि प्रबंध क्या होता है, एक कला होता है। अब यहाँ पर अपन देखें कि विज्ञान क्यों कहा जाता है प्रबंध को, तो सबसे पहले अपन को जानना पड़ेगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान का सीधा सा मतलब होता है जिसके अंतर्गत किसी भी तथ्यों का अध्ययन क्या किया जाता है, क्रम के अनुसार किया जाता है। साथ ही साथ इसमें कुछ सिद्धांत भी लागू होते हैं जो सार्वभौमिक रूप से सभी जगह लागू होते हैं। वैसे ही हमारा व्यवसाय होता है, व्यवसाय के अंतर्गत भी सारे काम कैसे किए जाते हैं, क्रम के अनुसार किए जाते हैं। जैसे कि अपन अभी पढ़ेंगे कि सबसे पहले नियोजन किया जाता है कि क्या काम किया जाएगा, फिर काम के अनुसार कर्मचारियों में कार्य सौंपे जाते हैं, फिर उनको निर्देशन दिया जाता है, अभिप्रेरणा दी जाती है, समर्पण क्या संप्रेषण किया जाता है, नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो सारे काम क्या हो जाते हैं, क्रम के अनुसार होते हैं। अब रही बात सिद्धांतों की, तो प्रबंध के जो अभी सिद्धांत है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि अनुशासन का सिद्धांत बना दिया, अपन सोपान श्रृंखला के बारे में भी जानेंगे, उद्देश्यों की एकता, यानी कि जो भी सिद्धांत होते हैं वह सभी प्रकार के व्यवसायों में भी लागू होते हैं।
इसीलिए अपन कहेंगे कि एक जो प्रबंध होता है वह क्या होता है, विज्ञान भी होता है। अब प्रबंध विज्ञान और कला दोनों का सम्मिश्रण होता है, क्योंकि दोनों में ही कार्य सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से होते हैं। दूसरी चीज, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वह सभी प्रकार के व्यवसायों में भी लागू होते हैं। इसीलिए अपन कहेंगे कि प्रबंध क्या होता है, कला एवं विज्ञान दोनों ही होता है। आज अपन ने अपने 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, इनको आप घर पर रीड करिए। अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।